परिचय। नमस्कार, सर्वधर्म संगम आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सत्येंद्र भाटी। दोस्तों, आज हम आपका परिचय कराने जा रहे हैं आम आदमी पार्टी की नेता ऋचा पांडे मिश्रा से। ऋचा राजनीति में जितनी सक्रिय रहती हैं, उसके साथ साथ वो पर्सनल तौर पर भी महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए कई सारे कार्यों में लगी रहती हैं। ऋचा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। अगर मैं बात करूं, आप राजनीति में हैं, एक महिला हैं, एक नई पार्टी की शुरुआत हुई थी, उसमें आप जुड़े। क्या उद्देश्य के साथ आप इस पार्टी के साथ जुड़े थे? इससे पहले मैं उद्देश्य बताऊं, मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बताना चाहूँगी कि 2007-8 की बात है। मैं पिछले 2000 से काम कर रही थी मीडिया में और मार्केटिंग में, ब्रांड में, और अंदर अंदर एक अच्छा सक्सेसफुल काम कर रही थी। और अंदर अंदर एक मेरे बहुत दर्द था कि देश की सिचुएशन बदल नहीं रही है। मैं एक ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करती हूँ, उत्तर प्रदेश में, और मेरे सारे कजिन्स जो हैं वो गांव के लोग हैं। और मैं अपने जीवन में आगे बढ़ती जा रही थी, परंतु मुझे लगा कि मेरी जो बहनें हैं, मेरे जो भाई हैं, मेरे कजिन ब्रदर सिस्टर्स और आसपास के लोग हैं, वो वहीं के वहीं रह गए। तो मैंने एक बिजनेस प्लान लिखना शुरू किया कि कैसे इनकी प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो रूरल टूरिज्म पे एक लिखा था, एक सोशल एंटरप्रेन्योरशिप पे एक बनाया था, एक बनाया था वोकेशनल ट्रेनिंग इन रूरल एरियाज यूजिंग टेक्नोलॉजी। वो आईआईटी मद्रास के द्वारा इंक्यूबेट किया गया। वहाँ का इंक्यूबेटर है रूरल टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर। वहाँ हमने कंपनी बनाई आफ्टर डूइंग लॉट ऑफ रिसर्च। एक कंपनी बनाई जो कि ग्रामीण युवकों को और युवतियों को उन्हीं के एरिया में, उन्हीं के ग्रामीण एरियाज में ट्रेनिंग देकर रोजगार प्रदान कराते थे। तो 10 हजार युवक युवतियों को गांव में हमने ये रोजगार की चीज़ें प्रदान कराई। अच्छी अच्छी कंपनियों में उनको आज वो लोग अच्छे पदों पे कार्यरत हैं, कार्य कर रहे हैं। जी, वो लोग कार्यरत हैं। ऐसे ऐसे बच्चे जो 12वीं पास करने के बाद सोचते थे कि अब हम क्या करेंगे, वो बच्चे टाटा, टीसीएस, इन्फोसिस जैसी कंपनियों में 30-40 हजार रुपए आज की डेट पे कमा रहे हैं। तो ये जब सिलसिला चल रहा था, तो 2010-11 में एक स्ट्रगल मेरा भी चल रहा था कि इसको और कैसे इम्पैक्टफुल बनाएं। 5-6 साल मैंने अपनी जीवन के इस पे लगा दिए थे और फिर भी नंबर 10,000, 11-12 हज़ार के करीब ही पहुंच पा रहा था। मुझे लगने लगा था कि पॉलिसी में चेंजेस हों अगर, और सही तरीके से एम्प्लॉयमेंट पॉलिसीज़ पे काम हो अगर, तो ये बहुत इम्पैक्ट बड़ा हो सकता है। तो मैंने पॉलिटिक्स की तरफ देखना शुरू किया और उस वक्त अन्ना मूवमेंट ने शुरुआती अन्ना मूवमेंट शुरू हो गया था, बिल्कुल ठीक बात है। हाँ। और मैंने अरविंद में वो क्वालिटीज देखी कि हाँ, ये करना चाहते हैं और ये कर सकते हैं, ये चेंज करना चाहते हैं और ये चेंज कर सकते हैं। तो उनका बैकग्राउंड भी और उनके जो मैंने भाषण सुने, उनकी वीडियोस देखे, मैं साइलेंटली जाके खड़ी भी रहने लगी, सपोर्टर भी थी। पर क्योंकि मैं कुछ कंपनियों में डायरेक्टर के पद पे थी, कहीं मैं सीईओ का काम कर रही थी, तो मुझे अपनी वहाँ से फुर्सत होने के लिए 3-4 महीने का जो टाइम लगता है वो मुझे लगा। और फिर मैंने 2013 दिसंबर में पार्टी को फुल टाइम कार्यकर्ता की तरह मैंने ज्वाइन किया, क्योंकि मुझे ये पता था कि अरविंद को ऐसे लोगों की ज़रूरत रहेगी जो कि उनके विजन और उनके मूवमेंट के साथ चल सकें, जो कि पीछे रह के काम कर सकें। तो मैं एक साइलेंट वॉलंटियर की तरह मैंने 2 साल काम किया। और पैरेलली मैंने अपना ये जो मेरी मुहिम है एम्प्लॉयमेंट की, उसको छोड़ा नहीं, क्योंकि मैं वेरियस मॉडल्स पे काम कर चुकी थी। मुझे पता था कि सरकारें बहुत सारी गलतियां कर रही हैं। वो छोटे छोटे मॉडल्स को नहीं देख रही हैं, और शायद देख भी रही हो तो हमें नहीं पता चल रहा है, नीचे वो पर्कुलेट नहीं हो रहा है। तो मैंने गृहिणी से उद्योगिनी कॉन्सेप्ट पे काम करना शुरू कर दिया था, जिसमें 30 महिलाओं को आइडेंटिफाई किया जो कि दिल्ली एनसीआर में रहती हैं। वो महिलाएं अपना कुछ करना चाह रही थी या कुछ छोटा मोटा कर रही थी, उसको हमने कैसे बढ़ाएं, उसको आगे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो मॉडल है उसको हम कैसे बढ़ाएं, उस पे काम करना शुरू किया। और अभी 8 मार्च को उसको हमने एक बतौर ऑफिशियल तरीके से हमने उसे लॉन्च किया है। अब वो महिलाएं तैयार हैं आगे और महिलाओं को मेंटर करने के लिए। तो महिलाओं के लिए हमने बेसिकली एक मेंटरशिप नेटवर्क तैयार किया है, जिसपे मैंने काफ़ी सोच विचार और काफ़ी अपनी सखियों के साथ, मैं सखी बोलूँगी क्योंकि महिलाओं में सखी वाला कॉन्सेप्ट, देश की हमारा परिवेश ऐसा है कि हम
कलीग वाला कॉन्सेप्ट अभी देश की महिलाओं में बहुत एक छोटे वर्ग के में ही है, तो हम सखी ज्यादा हैं। तो ये हम कर रहे हैं। ये ऋचा, आपने जो गृहिणी से उद्योगिनी बनाने का जो कॉन्सेप्ट है, ये ऋचा पांडे मिश्रा का है, आम आदमी पार्टी का है या दिल्ली सरकार का है? कि ये कॉन्सेप्ट बेसिकली शुरुआत किसका है, कॉन्सेप्ट किसका है? देखिए, अभी तो इस पे मैंने काम किया 1.5 साल में, पिछले अकेले ही चुपचाप काम किया। इस बारे में शायद किसी को पता नहीं था। 8 तारीख को ही इसके बारे में पब्लिकली मैंने पार्टी में भी बताया कि ये मैं कुछ कर रही हूँ। और अब आने वाले समय में ये नेटवर्क जब थोड़ा और बढ़ेगा तो शायद सरकारों को भी इसमें इंटरेस्ट आएगा कि हाँ, हमें एक वुमेन नेटवर्क बनाने की जरूरत है, क्योंकि महिलाओं के लिए इकोसिस्टम नहीं है। शुरुआत मैंने जरूर की थी एम्प्लॉयमेंट से, कि एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन, अनएम्प्लॉयड यूथ जिनके पास आजीविका नहीं है, उसमें मैंने एक फोकस ग्रुप पकड़ा है कि महिलाएं जो हैं उसमें भी बहुत नीचे हैं। तो जो महिलाएं अच्छा कर रही हैं उनको हम और सशक्त करें। सशक्त महिलाओं का एक ग्रुप जो सशक्त नहीं है उनको अपने साथ लेके चले। तो एज ऑफ नाउ ये एक पर्सनल प्रयास है। मैं इसमें बिल्कुल, इसमें मुझे कहने में कोई वो नहीं है कि ये पर्सनल प्रयास है, और मैं इसको बढ़ाना चाह रही हूँ। और इसमें मेरे साथ जो सखियां जुड़ी हुई हैं वो सब नॉन पॉलिटिकल लोग हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य चेंज है, और वो चेंज दोनों तरीके से आ सकता है। कल को कोई भी सरकार इसको पिक कर सकती है अगर ये सक्सेसफुल होगा। तो हमें अभी भी प्रूव करना है अपने आप को। हमारा नंबर अभी बहुत छोटा है। हम 300, 1000, 2000, 10,000 का एक ग्रुप जब बन जाएंगे, एक वॉइस बन जाएंगे, तब शायद ये प्रूव होगा कि हाँ, ये मॉडल सक्सेसफुल है। जी ठीक है, ये आपने बोला कि महिलाओं को कैसे आगे बढ़ाना है, कैसे घर से उनको निकालना है, किस तरह से उनको कामयाब बनाना है, ये आपका खुद का एक निजी प्रयास यहाँ पर रहा है। लेकिन आम आदमी पार्टी की अगर मैं बात करूँ तो वो महिलाओं को लेकर हमेशा से बात करती रही है, महिला सशक्तिकरण की बात करती रही है। तो आपका पार्टी में ऐसा क्या योगदान रहा जिसमें आपने महिलाओं की आवाज़ को उठाया हो, महिलाओं के बारे में कुछ करने की बात की हो? सबसे पहले तो मेरे ख्याल से आम आदमी पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जिसने अपने इलेक्शन कैंपेन में जो बूथ मैनेजमेंट जिसने करवाई थी वो 2 महिलाओं ने की थी। दिल्ली की 36 विधानसभाएं 2 महिलाओं ने संभाली थी बूथ मैनेजमेंट के लिए। तो आम आदमी पार्टी अंदर से बहुत सशक्त है। उसकी महिलाएं सिर्फ महिला वाले रोल नहीं देखती हैं। मैं पार्टी में अभी फंडिंग का भी काम थोड़ा बहुत देखती हूँ, थोड़ा बहुत मैं और भी काम देखती हूँ। मेरे अलावा भी बहुत सारी महिलाएं हैं जो कि बहुत ही क्रिटिकल चीज़ों पे काम कर रही हैं, और इसमें हमें हाईलाइट करने की जरूरत नहीं है। वो एज अ पार्टी वर्कर काम कर रहे हैं। उनके स्किल सेट इतने अच्छे हैं कि वो काम कर रहे हैं, उनको अपने स्किल की वजह से काम मिलता है। जैसे बूथ मैनेजमेंट बहुत ही बड़ा और बहुत ही दमदार काम है। ठीक बात है, बड़ा काम होता है, बहुत बड़ा काम होता है, बहुत ही डिटेल्ड ओरिएंटेड काम होता है। और किसी भी पार्टी में शायद आज तक, मैं तो कहती हूँ दुनिया में शायद कोई पार्टी नहीं होगी जिसकी बूथ मैनेजमेंट महिलाओं ने की है। हमारी पार्टी में मैंने और स्वाति मालीवाल ने बूथ मैनेजमेंट की थी। तो एक बहुत ही प्रोग्रेसिव पार्टी है, बताने की जरूरत नहीं पड़ती है, अंदर अंदर काम होता रहता है। दूसरी बात, मैंने पर्सनली पार्टी में विमेन विंग में मैं जनरल सेक्रेटरी थी, तो महिलाओं का पूरा महिला विंग बनाया था हमने इलेक्शन से पहले। फ्रंटल्स की जिम्मेदारी मुझे कुछ समय तक के लिए दी गई थी। तो इस तरह समय समय पे महिलाओं को जिम्मेदारी दी जाती है और उन्हें प्रूव करते रहना पड़ता है। जैसे हमारे पुरुष साथी प्रूव करते हैं, हम भी प्रूव करते रहते हैं। हमें कोई विशेष उसकी जरूरत नहीं है। हम एक कलीग वाली भावना से चलते हैं। लेकिन ऋचा, अगर मैं बात करूं तो इस बार तो दिल्ली सरकार में एक भी महिला चेहरा नहीं है। ऐसा नहीं है, ऐसा सरकार की बात कर रहा हूं मैं। जी, दिल्ली सरकार में महिला चेहरा होना ना होना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। दिल्ली सरकार का अच्छा काम करना इम्पोर्टेंट है, और महिलाएं अच्छी तरह से अपना कंट्रीब्यूशन दे रही हैं। हमारी पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज हैं महिलाएं, हमारी डिप्टी स्पीकर महिला हैं, और जिस तरह मूव कर रही है पार्टी, एक इवॉल्विंग पार्टी है। पार्टी का फोकस परफॉर्मेंस पे है। मैं उस राजनीति में या आप किसी कंपनी में भी अगर होंगे तो सिर्फ आप क्योंकि महिला हैं और आप एक डायरेक्टर महिला होना चाहिए तो आपको डायरेक्टर नहीं बनना चाहिए, आपको खुद ही नहीं बनना चाहिए। तो मैं भी उसी आइडियोलॉजी से आती हूँ, और पार्टी मेरे ख्याल से यही सोचती है कि हाँ, जब उनको सही लगेगा उनको बना दिया जाएगा। उसलिए नहीं कि वो महिला है, इसलिए कि हाँ वो कर सकती है। अल्टीमेटली काम अच्छा होना चाहिए, वो फर्क नहीं पड़ता कि वो
महिला हो, काम अच्छा कर रही है या पुरुष कर रहा जिसका है? काम अच्छा हो और समय आने पे हो जाएगा। इतना फोकस पार्टी का डिलीवरी पर है और जैसा समय ठीक है। आएगा वो हो जाएगा। रिचा, अगर मैं बात करूं फिर से हम उसी पॉइंट पाएंगे, क्योंकि बेरोजगारी की समस्या सबसे बड़ी समस्या है। आप महिलाओं को रोजगार दिलाने की, उनको कामयाब बनाने की हर कोशिश कर रही हैं, उसके प्रयास में आप लगे हुए हैं, लेकिन आपको लगता नहीं कि बहुत सारी तादाद में पुरुष भी ऐसे हैं जो अभी तक बेरोजगार हैं, रोजगार उनके पास नहीं होता है? आपको लगता नहीं कि उनके लिए भी आपको काम करना चाहिए? मैंने आपको बताया कि शुरुआत मेरी हुई थी एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, और 10,000 लोगों को हम नौकरी दिला चुके हैं। उसमें ज़्यादा पर 90 से ज़्यादा प्रतिशत वो पुरुष ही हैं। आज मेरे पास, मैं भी एक महिला हूँ, मेरे पास एक मतलब जब हम कोई काम करते हैं तो हम एक फोकस ग्रुप पे काम करते हैं। फोकस ग्रुप हमने अभी महिलाएं चुना है, ऐसा नहीं है कि पुरुषों की पे फोकस नहीं है। दिल्ली सरकार ने अभी एक जॉब फेयर 2 किए थे जिसमें मैं टास्क फोर्स का हिस्सा थी। तो जो मेरा एक्सपीरियंस है या मेरा स्किल सेट है, मैंने वहाँ पर अपना समय दिया, अपना योगदान दिया, और बहुत अच्छे तरीके से हमने पहली बार दिल्ली की हिस्ट्री में जॉब फेयर किया जिसमें पुरुष और महिलाएं दोनों थे। ये जो हम कर रहे हैं गृहिणी से उद्योगिनी, ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ थोड़ा समय ज्यादा लगाने की जरूरत है। समाज में अभी ये इकोसिस्टम है नहीं। मैं बिल्कुल आपकी बात मानती हूँ कि एम्प्लॉयमेंट ओवरऑल ही खराब है। हाँ। महिलाओं के केस में तो और ज्यादा खराब है। उसको थोड़ा और हाथ देने की जरूरत है, और ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट पे तो मेरा फोकस रहेगा ही, और सरकारों का भी फोकस है। अगर बेरोजगारी की आपने बात की, अगर आपने इसके बारे में आपने बोला कि हाल ही में आपने जब ये लॉन्च किया था, साइलेंट तरीके से आप इसमें काम कर रहे थे, आपने पार्टी में बताया होगा, लोगों को बताया होगा, अरविंद को भी बताया होगा खास तौर से, तो क्या रिएक्शन रहा उनका कि किस तरह से जो काम कर रहे हैं उन्होंने अप्रिशिएट किया होगा इस काम को? पार्टी का बिना पार्टी के सहयोग के कुछ नहीं मतलब होता है। पार्टी बहुत प्रोत्साहन देती है और उससे मैं बहुत इंस्पिरेशन निकालती हूँ। डेली बेसिस में जो हमारे नेता हैं पार्टी में, अरविंद जी हों, मनीष जी हों, उनसे मैं बहुत, आशुतोष जी हों, संजय जी हैं, इनसे बहुत इंस्पिरेशन मिलती है क्योंकि ये लोग भी बहुत यूनिक तरह से चीज़ों को सॉल्व करते हैं। तो मैं वो इंस्पिरेशन भी इनसे लेती हूँ। और हमें पूरी मतलब ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। मैं प्रवक्ता हूँ पार्टी की, पर ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। हम लोग अपने अपने लेवल पे, पर्सनल लेवल पे काम करते हैं, और बहुत लोग कर रहे हैं। सिर्फ मैं ही नहीं, बहुत लोग काम कर रहे हैं, और करना भी चाहिए। अगर किसी से उससे भला हो रहा है, यानी सुधार आएगा, एक बदलाव आ सकता है एक आपके प्रयास से, तो वो करना भी चाहिए। चलिए रिचा, हम आपके साथ बातचीत को जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो गया बहुत छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो रिचा पांडे से पूछेंगे कि क्या केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उनमें क्या क्या खामियां हैं। छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौटते हैं। परिचय। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और आज हमारे साथ मौजूद हैं रिचा पांडे मिश्रा, जो कि खुद राजनीति में भी हैं, लेकिन उसके साथ साथ समाज को बदलने के लिए काफ़ी प्रयास वो कर रही हैं, खासतौर से महिलाओं के लिए काम करती आ रही हैं। रिचा, आप महिलाओं के लिए काम कर रहे हो, आपने अपने बारे में बताया कि गृहिणी से उद्योगिनी बनाने का आप काम कर रहे हैं। केंद्र सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसकी शुरुआत की थी, फरीदाबाद से उसकी शुरुआत हुई थी कि महिलाओं को उनका उद्योग लगाने के लिए, उनका काम करने के लिए एक बहुत कम ऋण पर उनको पैसा देना, सब्सिडी पर पैसा देना, ताकि महिलाएं उससे आगे आएं। तो उसको किस रूप में देखते हैं, उससे कितना परिवर्तन देखने को मिलेगा? आज जो स्कीमें लॉन्च हो रही हैं बहुत अच्छी बात है। हाँ। पहले भी ऐसी ही स्कीमें लॉन्च होती आई हैं। NSDC का भी एक ज़माना था और आज स्किल इंडिया का भी ज़माना है। बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए। बिल्कुल। हमारे देश में खादी भी है जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए बहुत सारे लोन देता है, बहुत सारी ट्रेनिंग देता है और बहुत सारी मदद देता है कुटीर और गृह उद्योगों के लिए। कितना उसको कोई यूज़ करता है? बात मैं वहाँ पर आ रही हूँ कि इकोसिस्टम ना होने की वजह से महिलाएं या इवन लड़के बाहर नहीं आना चाहते हैं। अपना छोटा छोटा कुटीर उद्योग लड़कियां नहीं करना चाहती हैं। करना चाहें तो उनको सिस्टम, उनको सपोर्ट नहीं मिलता है। हमारा जो नेटवर्क है वो महिलाएं एक दूसरे की सखी बन के कहती हैं, देखो वहां पर इतना लोन मिल रहा है, चलो मैं तुम्हारे साथ चलती। उसके साथ चलने वाला कोई नहीं होता है। आज देश की महिला की, एक आम महिला की बात यह है कि अगर उसे एक प्रेशर कुकर खरीदना है 500 रुपए का, वो अकेले बिना बताए नहीं खरीदेगी। तो आप कैसे ये उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि वो चाहे कितनी भी पढ़ी लिखी हो, चाहे वो CA ही क्यों ना हो, आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो जाकर ऋण के लिए अप्लाई करेगी बिना इकोसिस्टम के? कौन उसका रिस्क लेगा?
उसका रिस्क, मान लीजिए हस्बैंड कहता है ठीक है जाओ अप्लाई कर लो, हस्बैंड की भी तो उसमें इंटरेस्ट होनी चाहिए, पैशन होनी चाहिए। तो वो महिलाएं जहां उसके हस्बैंड का सपोर्ट होता है या फैमिली का सपोर्ट होता है वो कर लेती हैं शायद कुछ। और जितना भी सपोर्ट हो, मान लीजिए पूरा सपोर्ट नहीं है तो पूरा नहीं कर पाती। तो सरकार की कमी क्या है? सरकार की कमी है क्योंकि एक जागरूकता नहीं आज तक बना पाए हैं। हमने लाखों करोड़ों रुपए एम्प्लॉयमेंट पे डाल दिए हैं और हमारा एम्प्लॉयमेंट रेट घट ही रहा है हर साल, क्योंकि हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मॉडल पे जा भी नहीं रहे हैं। और सिर्फ पेपर में डालने से नहीं होता है ना, उसको नीचे पर्कुलेट करने के लिए आपको आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करनी पड़ेगी। आपको सही नियत वाले लोग खींचने पड़ेंगे, पर सही नियत वाले लोग आप खींच नहीं पाते, आप टच नहीं कर पाते उनको, क्योंकि आपके बीच में बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट बैठे हुए हैं जो उनको कभी नहीं आने देंगे, जो पॉलिसी लेवल पे उनको कभी एंटर नहीं करने देंगे। मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ, अगर प्रथमा दृष्टिया देखा जाए तो मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ। मैंने कोशिश की कि मैं देश के युवाओं को नौकरी प्रदान करूँ, एक ऐसा एंटरप्राइज बनाऊं, और उसमें मैं कुछ हद तक सफल भी रही, परंतु मैं शायद और भी सफल हो सकती थी, क्योंकि देश की पॉलिसीज ही नहीं है ऐसी। और हमसे कोलैटरल मांगा जाता है, हम कोलैटरल कहाँ से लाके देंगे? एक महिला कहाँ से कोलैटरल लाके देगी? अपने पति का घर तो नहीं गिरवी रख सकती ना। तो एनएसडीसी का मॉडल फेल हो गया, बिना कोलैटरल के वो कुछ देते नहीं थे एक जमाने में। और आज जो वो देते हैं उसमें वो कहते हैं कि भाई एक्सेल शीट में आप दिखाओ 1 लाख लोगों को आप ट्रेनिंग दे के एम्प्लॉयमेंट दिलाओगे, जब आपका ना तो जीडीपी बढ़ रहा है, ना आपकी एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, ना जॉब क्रिएशन हो रही है, तो 1 लाख लोगों को ट्रेनिंग क्या देंगे? तो ये मुझे लगता है एक सिस्टमैटिक सब्सिडी मॉडल बन गया है देश में। और जिस तरह, भगवान ना करे कि जिस तरह हमारा स्वच्छ भारत अभियान था, ये भी ऐसा ही अभियान हो। मैं और मेरे जैसे बहुत सारे लोग जूझ रहे हैं इस वक्त अपनी देश को आगे ले जाने के लिए और देश की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। हो सकता है प्रधानमंत्री जी को चाहिए कि जो राज्य सरकारें कोशिश कर रही हैं कुछ करने की, सबसे पहले उनकी मदद करें। अगर वो मदद नहीं करेंगे तो उनका मॉडल भी ऐसे ही हो जाएगा जैसे पहले का मॉडल रहा है। तमाम मॉडल का हाल देखने को मिला है वैसा ही होगा। लेकिन चलिए मैं आपसे समझना चाहूंगा, जो आप काम कर रहे हैं महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, किस तरह से आपने शुरुआत, महिलाओं को क्या करते हैं आप, किस तरह से उनको आगे बढ़ाते हैं, उनको आप कहाँ से रोजगार कैसे मुहैया कराते हैं? और अगर कोई महिला, क्योंकि बहुत सारी महिला भी इस कार्यक्रम को देख रही हैं, तो उनको हम कैसे बताएंगे आप कि किस तरह से वो आपसे जुड़ सकते हैं, किस तरह से आप उनको काम शुरू कराएंगे? क्या नौकरी लगवाएंगे या उनका खुद का काम शुरू कराएंगे, किस तरह से? देखिए, ये बहुत ही सिंपल मॉडल है। हाँ। इसमें जो महिला सशक्त हैं, जो पहले से कुछ कर रही हैं, उनको भी कॉन्स्टेंटली अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए मेंटर की ज़रूरत होती है। मैंने कुछ 30-40 महिलाओं को आइडेंटिफाई किया था अपने नेटवर्क में से, जो कि कुछ कर रही थी। कोई इंटीरियर डिज़ाइनर थी, कोई होम केटरर थी, कोई गार्डन डेकोरेटर थी, कोई प्रोडक्ट डिज़ाइनर थी। कुछ ना कुछ वो कर रही थी, अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट था उनका, बिजनेस था उनका। उस बिजनेस को वो आगे नहीं ले जा पा रही थी। कहीं प्रॉब्लम आ रही थी, भाई मैं फंडिंग कैसे लाऊं? कहीं प्रॉब्लम आ रही थी, भाई मुझे सोशल मीडिया पे नहीं आता। अब हमारी एक सखी हैं, गार्डन डेकोरेटर थी, उनकी ये प्रॉब्लम आ रही थी कि मैं सोशल मीडिया पे नहीं मैं कैसे करूँ? अब मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं किसी को हायर करूँ। तो उनको हमने सोशल मीडिया की ट्रेनिंग दी उनके साथ, और सिर्फ 1-2 दिन की ट्रेनिंग नहीं, फोन करके पूछना कि देखो आज आपने अपडेट नहीं भेजा, आज आपके फेसबुक पे आपने फोटो नहीं डाली, आपने नए क्लाइंट का काम किया, आप इसको टैग करो, टैग करना सिखाए। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। उसके बाद तो महिलाएं बहुत स्मार्ट होती हैं, एक बार उन्हें पता चल जाता है कैसे करना है, एक बार थोड़ा वार्म अप करवा देते हैं और फिर वो दौड़ने लगती हैं। हाँ। एक हमारी इंटीरियर डिजाइनर थी, उनका ये था कि भाई मैं रेसिडेंशियल जब करती हूँ काम तो मेरा पैसा ही रिकवर नहीं होता है, क्योंकि जो ओनर्स होते हैं घर के, बड़े बड़े घरों के, उनको कभी लाल रंग पसंद होता है, फिर वो कहते हैं लाल नहीं, इसको हरा कर दो। तो जो कॉस्ट है वो रिकवर ही नहीं होता है, निकलता ही नहीं, प्रॉफिट नहीं बनता है। तो अब क्या करें? तो फिर हमने उनका स्वॉट एनालिसिस किया, उनकी स्ट्रेंथ्स पकड़ी, हमने बैठ के बिजनेस उनका देखा। उसमें ये पता चला कि अच्छा ऐसा है कि आपको शायद 80-20 रूल करना चाहिए। 80% आप कॉर्पोरेट को टारगेट कीजिए और 20% हाई एंड रेसिडेंसेस पे जाइए। तो इस तरह जहां जहां जिसकी प्रॉब्लम होती है, हम जो चीज़ मुझे नहीं आती है मैं किसी और से उनको उस नेटवर्क में उनसे कनेक्ट कर देती हूँ। मैं तो सिर्फ 30, 40, 50, 100 की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती हूँ ना, परंतु वो लोग आपस में एक दूसरे की प्रॉब्लम सॉल्व करती हैं। आज मेरे पास एक महिला आई, वो स्कूल में बच्चों को फैंसी ड्रेस कराती हैं, अलग अलग शाहदरा से आई वो। तो हमने उनको
मेरी कुछ और सखियां हैं जो कि स्कूल्स में बहुत सारे प्रोग्राम करती हैं, ट्रेनिंग्स करती हैं, हमने उनसे कनेक्ट करा दिया। अब वो लोग मिल के कुछ कर रही हैं। तो अब ये कि नेटवर्क बन गया। देखिए, आदमियों के पास नेटवर्क्स की कमी नहीं होती है। कॉलेज में उनका दोस्तों का नेटवर्क होता है जो कि उनके बिजनेस में फंडिंग कर देता है। ऑफिसेस में उनका नेटवर्क होता है जो उन्हें बता देता है भाई टैक्स का फॉर्म कैसे भरा जाए। आता तो किसी को नहीं है शुरू में ना, शुरुआत में कोई सब कुछ सीखते हैं, सब सीखते हैं। महिलाओं के पास ये वाला नेटवर्क नहीं होता है। तो हम ये नेटवर्क कॉन्शियसली बनाते हैं। दो तरह की चीजें, एक होता है कॉन्शियस, एक होता है सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस। अनकॉन्शियसली हम दोस्त बना लेते हैं और उसको बाद में हम उनको बताएं हमारी ये प्रॉब्लम है, वो हमें मदद कर दें। पर जब यही चीज हम कॉन्शियसली करते हैं तो गृहिणी से उद्योगिनी बनती है। ये एक कॉन्सेप्ट है। ठीक है। और इसमें जो आपने रोजगार की बात की, कुछ महिलाएं ऐसी है जिनके बिजनेस हैं। जैसे एक महिला है जिनका कंप्यूटर का बिजनेस है, उनको डेटा एंट्री ऑपरेटर हमेशा चाहिए होते हैं। कुछ लड़कियां आई हमारे पास कि हम कंप्यूटर जानते हैं, हमने उनसे कनेक्ट कर दिया। उसमें उनको जो स्किल चाहिए थी उस महिला ने उनको ट्रेन किया और अपने अंडर एम्प्लॉय कर लिया। तो ये एक नेटवर्क भी है, प्लस ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन मॉडल भी है, और नेटवर्क बिजनेस भी देता है एक दूसरे से और एम्प्लॉयमेंट दूसरों को देता है। ठीक है, चलिए चलते चलते मैं ये भी आपसे जानना चाहूंगा, अगर कुछ महिलाएं आपसे जुड़ना चाहती हैं, वो कुछ करना चाहती हैं, यानी कि उनके अंदर काबिलियत तो है लेकिन उनको मौका नहीं मिल पा रहा है, तो वो किस तरह से आप तक पहुंच सकती हैं? मेरी वेबसाइट है richapandeymishra.com। उस पे वो वहाँ पर जाके अपना बस कॉन्टैक्ट नंबर छोड़ सकती हैं, तो मैं उनको कॉल कर लूँगी। और ईमेल कर सकते हैं मुझको me@richapandeymishra.com। लगातार आप टच में रहते हैं, अगर कोई कॉन्टैक्ट छोड़ेगा तो आप खुद बात करेंगे? जी, मैं बात करती हूँ क्योंकि अभी ये मूवमेंट मेरा ये टारगेट है कि जो पहले 150-200 लोग होंगे उनसे मेरा पर्सनल, क्योंकि मेरे लिए भी लर्निंग है ये। इस मॉडल को और सक्सेसफुल बनाने के लिए मुझे भी लर्न करते रहना पड़ता है, इसलिए ये मेरा पर्सनल कॉन्टैक्ट नेटवर्क रहता है जो शुरू के लोग। जी जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया रिचा बातचीत करने के लिए, और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है कि आप इसी तरह से आगे बढ़ें ताकि महिलाओं को आप रोजगार दे सके। वाकई एक अच्छी पहले कि एक महिला है और दूसरी महिलाओं के बारे में इतना सोचती हैं और उनको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं। जरा सोचिए, अगर हमारी सरकार भी इस कदर सोचने लगे तो भारत के अंदर शायद बेरोजगारी का नामो निशान खत्म हो जाएगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। परिचय।